हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपको पता है कि यूपी पॉलिटेक्निक ग्रुप यानी डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए हम लोगों ने बायोलॉजी का 500 प्लस प्रश्नकाल सीरीज चलाया है, जो कि बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। लेकिन उसका रिवीजन भी जरूरी है, इस कारण से उसके रिवीजन के लिए हम लोगों ने रिवीजन सीरीज चलाया है, जिसका कि यह पार्ट 7 है। और आज के इस रिवीजन सीरीज में हम लोग उस 500 प्लस प्रश्नकाल सीरीज के 13वें और 14वें वीडियो का रिवीजन करने वाले हैं। यदि आप 13वें और 14वें वीडियो को देखे हैं, बेसिक वीडियो को, तभी आपको यह रिवीजन बेहतर समझ में आएगा। अन्यथा थोड़ा दिक्कत आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बहुत फास्ट तरीके से 2 वीडियो के कंटेंट को सिर्फ एक वीडियो में बिल्कुल आधे घंटे के अंदर मैं आपको कवर कर दूंगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि टेलीग्राम चैनल उदित एकेडमी को आप ज्वाइन कर लीजिए। इस पे आपको क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलते हैं, साथ ही साथ आपको क्लास के पीडीएफ नोट्स मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। जो भी क्लास होता है उसका पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ सीयूईटी के रिगार्डिंग जितने भी डाउट हैं, सभी डाउट का क्लियर भी आज के ही वीडियो में मैं करूंगा, वो लास्ट में करूंगा। बस मैं इतना बता दूं कि सीयूईटी का फॉर्म फिलअप करने का डेट एक्सटेंड हो चुका है। 22 मई तक आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं, इसलिए आप लोग बेशक होकर के फॉर्म फिल कीजिए। और पहले मैं पढ़ाता हूं, उसके बाद सारी डिटेल में बताऊंगा कि आप कैसे सीयूईटी का फॉर्म फिल करेंगे। ओके, चलिए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी 500 प्लस प्रश्नकाल सीरीज का 13वां वीडियो में हम लोग वंशागति का आणविक आधार पढ़ रहे थे, जिसका कि पार्ट 2 है। इंग्लिश में बोले तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। और ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन का वेटेज रखता है। ठीक है, तो बिल्कुल एक एक क्वेश्चन बस आप सुनते जाइए और आप रिवाइज करते चलिए, क्योंकि आप एक बार पढ़ चुके हैं और बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा। तो कहता है किसी डीएनए वलय में न्यूक्लियोटाइड्स आपस में किसके द्वारा बंधा रहता है। देखिए, डीएनए वलय क्या होता है। डीएनए वलय ये है कुछ इस तरीके से। तो डीएनए वलय में जो न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ा रहता है, तो वो किसके द्वारा? फॉस्फोडाइस्टर बंधन के द्वारा। किसके द्वारा जुड़ा रहता है? फॉस्फोडाइस्टर बंधन। समझ में आ रहा है कि कोई भी डीएनए वलय है, अगर उसमें पूछ दे कि न्यूक्लियोटाइड्स आपस में किसके द्वारा जुड़े होते हैं या किसके द्वारा बंधे होते हैं, तो आंसर हो जाएगा फॉस्फोडाइस्टर बंधन। तो क्लियर है ना। अगर यही क्वेश्चन में ये पूछता क्या, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी डीएनए वलय में नाइट्रोजन युक्त क्षार आपस में किसके द्वारा बंधे होते हैं, तो हाइड्रोजन बंधन के द्वारा बंधे होते हैं। तो क्या आपको समझ में आ रहा है कि यदि डीएनए में न्यूक्लियोटाइड आपस में किसके द्वारा जुड़ा होता है, तो फॉस्फोडाइस्टर आंसर जाएगा। अगर नाइट्रोजन युक्त क्षार आपस में किसके द्वारा बंधे होते हैं, तो हाइड्रोजन बंधन आंसर जाएगा। ये बात उन बच्चों को जरूर समझ में आ रहा होगा जो बच्चे इसका बेसिक वीडियो देखेंगे, क्योंकि वहां पे मैंने एक्सप्लेन किया था डायग्राम के साथ। तो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप फिर से एक बार उस वीडियो को बैक कर लीजिए। अगर समझ में आ रहा है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए में निहित पिरिमिडीन है। मैंने आपको बताया था कि जेनेटिक मटेरियल में जो नाइट्रोजन युक्त क्षार हैं, चाहे वो आरएनए हो या डीएनए हो, उसको 2 भाग में बांटा गया है। किसको? नाइट्रोजन युक्त क्षार को 2 भाग में। एक होता है प्यूरिन, एक होता है पिरिमिडीन। तो प्यूरिन के अंदर कौन कौन सा आता है, तो एडेनिन और गुआनिन। AG प्यूरिन के अंदर आता है। ये किसके अंदर? प्यूरिन के अंदर। अगर पिरिमिडीन की बात करें तो क्या क्या आता है? साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरेसिल। तो वही पूछ रहा है कि डीएनए में निहित पिरिमिडीन है। क्या पूछ रहा है? डीएनए में निहित पिरिमिडीन है। तो मैंने क्या बोला? पिरिमिडीन कौन कौन से होते हैं? साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरेसिल। तो क्या डीएनए में साइटोसिन एवं थाइमिन पाया जाएगा? यूरेसिल नहीं पाया जाएगा। अगर आरएनए में पूछ देता तो साइटोसिन एवं यूरेसिल होता। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? डीएनए में निहित पिरिमिडीन होते हैं तो साइटोसिन एवं थाइमिन। तो साइटोसिन, एक सेकेंड, जी बिल्कुल सही है। थाइमिन एवं साइटोसिन पहला ही ऑप्शन है। तो डीएनए में निहित पिरिमिडीन हो जाएगा थाइमिन एवं साइटोसिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए में निहित प्यूरिन है। और मैंने बताया था कि प्यूरिन किसको किसको कहते हैं? एडेनिन और गुआनिन को क्या कहते हैं? प्यूरिन कहते हैं। तो डीएनए में निहित प्यूरिन हो जाएगा एडेनिन एवं गुआनिन। तो आंसर आपको पता चल गया क्या होगा? डीएनए में निहित प्यूरिन क्या हो जाएगा? एडेनिन एवं गुआनिन। और डीएनए में निहित पिरिमिडीन क्या हो जाएगा? साइटोसिन एवं थाइमिन। ओके, चलिए नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक न्यूक्लिक अम्ल अणु का आधारभूत इकाई को क्या कहते हैं? अगर कोई न्यूक्लिक एसिड की बात करे, न्यूक्लिक अम्ल की बात करे, तो उसका आधारभूत इकाई क्या है? तो उसका आधारभूत इकाई होता है न्यूक्लियोटाइड। क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिल के क्या बनाते हैं? न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। तो वही पूछ रहा है कि न्यूक्लिक अम्ल यानी न्यूक्लिक एसिड का आधारभूत इकाई क्या हो जाएगा? तो न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोटाइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुराना को नोबेल पुरस्कार क्यों मिला था? तो देखिए, खुराना एक भारतीय वैज्ञानिक थे जो कि आनुवंशिकता के फील्ड में अच्छा काम किए थे, जिनके कारण उनको क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। तो वो कौन सा एक विशेष काम किए थे? तो जीएनए का रासायनिक संश्लेषण किए थे। क्या किए थे? जीन का यानी डीएनए, जीन बोले चाहे डीएनए बोले, कहीं ऑप्शन में डीएनए लिख देगा, कहीं जीन लिख देगा, तो आपको आंसर वही टिक करना है कि खुराना को जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो किसके कारण मिला था? क्योंकि वो जीन का रासायनिक संश्लेषण किए थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए के सांचे पर आरएनए के निर्माण को क्या कहते हैं? अगर डीएनए के सांचे पर आरएनए का निर्माण हो रहा है तो उसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। यहाँ 3 प्रोसेस है, आपको ध्यान रखना है। एक रेप्लिकेशन ध्यान रखना है, ट्रांसलेशन ध्यान रखना है। रेप्लिकेशन का मतलब होता है डीएनए से डीएनए बनना, क्या हो जाएगा? रेप्लिकेशन कहलाएगा। ट्रांसक्रिप्शन होता है डीएनए से आरएनए बनना, ट्रांसक्रिप्शन होता है। आरएनए से प्रोटीन बनना, ट्रांसलेशन होता है। ये सब चीज़ें आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। इसके बेसिक वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से मैंने डिटेल किया था कि अगर डीएनए से डीएनए बनेगा तो रेप्लिकेशन होगा, अगर डीएनए से आरएनए बनेगा तो ट्रांसक्रिप्शन होगा, अगर आरएनए से प्रोटीन बनेगा तो ट्रांसलेशन होगा। ओके, तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरएनए का संश्लेषण होता है। तो आपको तो पता चल गया कि आरएनए बनता है किससे? डीएनए से। और डीएनए में द्विवलयी संरचना होता है, उसमें 2 स्ट्रैंड होते हैं, एक ये। तो एक स्ट्रैंड को सेंस बोलते हैं, एक को एंटी सेंस बोलते हैं। तो आरएनए जो बनता है वो डीएनए के सेंस स्ट्रैंड पर बनता है। किस स्ट्रैंड पे बनता है? सेंस स्ट्रैंड पे। तो आपको ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका चक्र के किस अवस्था में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है? याद रखिए, डीएनए का रेप्लिकेशन होना मतलब क्या? डीएनए से डीएनए का बनना। अगर डीएनए 1 था तो उसका कितना हो जाएगा? 2। तो डीएनए से डीएनए का बनना क्या कहलाता है? रेप्लिकेशन कहलाता है। तो किस अवस्था में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है? तो एस फेज में होता है। किस अवस्था में होता है? एस फेज में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए खंड निम्न द्वारा जोड़ा जाता है। जैसे बहुत सारे डीएनए खंड हैं, तो डीएनए खंड को यदि जोड़ेंगे तो किसके द्वारा जोड़ेंगे? तो वो जोड़ेंगे लाइगेज के द्वारा। किसके द्वारा? लाइगेज एक एंजाइम होता है जो जिसके द्वारा क्या जोड़ा जाता है? डीएनए के खंड को जोड़ा जाता है। डीएनए लाइगेज कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा क्षार आरएनए में उपस्थित रहता है पर डीएनए में नहीं? आरएनए में कौन सा उपस्थित होता है जो कि यूनिक है? यूरेसिल, जो कि डीएनए में नहीं पाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा कि तो आंसर क्या हो जाएगा? यूरेसिल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा आरएनए में उपयुक्त नहीं है? आरएनए में कौन सा नहीं पाया जाता है? तो भैया थाइमीन आरएनए में नहीं पाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये तो डीएनए में यूनिक है, तो थाइमीन हो जाएगा आंसर। आरएनए में कौन सा नहीं पाया जाता है? थाइमीन नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए अणु में साइटोसिन हमेशा किससे जुड़ा होता है? तो याद रखिए, साइटोसिन हमेशा ग्वानिन से जुड़ता है। किससे जुड़ता है? ग्वानिन से। यदि आपको बता दें कि एडेनिन किससे जुड़ता है? थाइमिन से। ग्वानिन किससे जुड़ता है? साइटोसिन से। एडेनिन थाइमिन के बीच कितने बंध होते हैं? 2 बंध होते हैं। और ग्वानिन साइटोसिन के बीच कितने बंध होते हैं? 3 बंध होते हैं। फिर एडेनिन थाइमिन के बीच जो ये बंधन है वो कैसा बंधन है? हाइड्रोजन बंधन है। ग्वानिन साइटोसिन के बीच जो बंधन है वो कैसा बंधन है? हाइड्रोजन बंधन है। इसका मतलब क्लियर कि साइटोसिन किससे जुटेगा? ग्वानिन से। थाइमिन किससे जुटेगा? एडेनिन से। एडेनिन थाइमिन के बीच कितने बंध होंगे? 2 बंध। और साइटोसिन और ग्वानिन किससे जुड़े होंगे? 3 बंध से जुड़े होंगे। तो ये आपको मेरे ख्याल से पूरा रिवाइज, सारे कॉन्सेप्ट को मैंने रिवाइज बहुत अच्छे तरीके से कम समय में कर दिया। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के 14th लेक्चर के रिवीजन में आगे बढ़ते हैं। ओके, तो 14th लेक्चर में हम लोग क्या पढ़े थे? क्रम विकास, जिसको हम लोग इवोल्यूशन कहते हैं। इस चैप्टर में बेसिकली ये पढ़ना है कि इंसान का धरती पे कैसे आए, मतलब इंसान किस तरीके से डेवलप हुए, विकास हुए, वो आपको चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा होगा। तो चलिए हम लोग सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है,
जीवन की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी का वायुमंडल किस गैसों का मिश्रण से बना हुआ था? तो आपको बता दें कि जीवन का जब उत्पत्ति पृथ्वी पर नहीं था तो उस समय कुछ क्षण गैस थे, मतलब कुछ ज़्यादा गैस नहीं थे, वही चार चार गैस थे। कितने गैस थे? चार गैस थे जो कि पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित थे। उस चारों गैस का नाम याद रखना है। ये बता दी कि ये ऑप्शन नहीं है, ये इसका एक्सप्लेनेशन है। तो पृथ्वी के वायुमंडल में जब जीवन का उत्पत्ति नहीं हुआ था तो उससे पहले चार ही गैस थे। वो कौन थे? मीथेन गैस, जिसको हम लोग CH4 बोलेंगे, एमोनिया गैस NH3 बोलेंगे, हाइड्रोजन गैस H2 गैस बोलेंगे, जल वाष्प यानी वाटर वेपर H2O था। किस रूप में? वेपर के रूप में। तो इन सभी गैसों का मिश्रण था। तो मैं एक बार फिर से रिवाइज कराता हूँ। जीवन की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी का वायुमंडल किस गैसों का मिश्रण था? चार गैसों का, मीथेन गैस, अमोनिया गैस, हाइड्रोजन गैस और जल वाष्प। तो आपको ये चारों याद रखने हैं। ओके, एक से दो बार बोलिए, याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुरू में पृथ्वी का वायुमंडल अविकर्णी प्रकृति का था जो बाद में ऑक्सीकृत वायुमंडल में परिवर्तित हो गया, क्योंकि जो कि निम्नलिखित में से किसके कारण हुआ? देखिए, कहने का अर्थ हुआ कि शुरू में जो वायुमंडल का मतलब पृथ्वी का जो वायुमंडल था वो अविकर्णी था, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं थे। लेकिन उसके कुछ दिन के बाद, मतलब कुछ समय के बाद क्या हुआ कि वो विकर्णी में क्या कहते हैं, ऑक्सीकृत वायुमंडल में परिवर्तित हो गया, मतलब वहाँ ऑक्सीजन आ गया। तो वो किसके कारण हुआ? तो साइनोबैक्टीरिया के कारण। साइनोबैक्टीरिया के कारण ही ऐसा हुआ कि अविकृत क्या कहते हैं, अवकर्णी प्रकृति का वायुमंडल को वो ऑक्सीकृत में बदल दिया। ठीक है, इससे वायुमंडल में ऑक्सीजन की संख्या, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई। ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ी क्या? ऑक्सीजन की मात्रा उपस्थित हुई। ऐसे तो पहले ऑक्सीजन था ही नहीं। क्या आपको क्लियर हो रहा है? और साइनोबैक्टीरिया को हम लोग क्या कहते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। नीला हरा शैवाल भी इसी को कहा जाता है। क्या? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन के अतिरिक्त स्थलीय उत्पत्ति किसके द्वारा बताई गई थी? तो जीवन के अतिरिक्त स्थलीय उत्पत्ति बताई गई थी थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया के द्वारा। किसके द्वारा? थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया के द्वारा। थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया के द्वारा जीवन के अतिरिक्त स्थलीय उत्पत्ति के बारे में बताई गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन का रासायनिक उत्पत्ति का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो जीवन का जो रासायनिक उत्पत्ति का सिद्धांत दिया गया था वो ओपरिन एवं हेल्डेन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? ओपरिन एवं हेल्डेन के द्वारा। और जो ओपरिन और हेल्डेन के थे, क्या मतलब, ओपरिन और हेल्डेन वैज्ञानिक थे जिन्होंने जीवन के रासायनिक सिद्धांत को दिया था। लेकिन उसको सिद्ध किसने किया था? एक्सपेरिमेंट के द्वारा। तो मिलर ने। किसने किया था? मिलर ने। तो मैं क्या बता रहा हूं, यदि जीवन का रासायनिक उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया था ये पूछेगा तो ओपरिन एवं हेल्डेन मारना है। यदि ये पूछे कि जीवन के रासायनिक उत्पत्ति का सिद्धांत को प्रूफ किसने किया था, किसने सिद्ध किया था, तो मिलर ने। किसके द्वारा? मिलर एक्सपेरिमेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? शकरकंद तथा आलू दर्शाता है। तो शकरकंद तथा आलू क्या दर्शाता है? एनालोगस स्ट्रक्चर को। मैं बताया था बेसिक वीडियो में कि एनालोगस स्ट्रक्चर किसको कहते हैं? तो वैसे अंग को कहते हैं, वैसे स्ट्रक्चर को जिसका फंक्शन क्या हो, काम सेम हो। तो शकरकंद भी क्या करता है? अपने खाना को स्टोर करता है। और आलू भी क्या करता है? अपने खाना को स्टोर करता है। तो इस कारण से ये दोनों क्या हुए? एनालोगस स्ट्रक्चर हुए। जैसे कि किसी तितली का पंख और किसी चिड़िया का पंख, तो ये दोनों क्या है? आपस में एनालोगस स्ट्रक्चर है, क्योंकि दोनों का काम क्या है? उड़ना ही है। तो एनालोगस स्ट्रक्चर जो भी होते हैं उनका काम सेम होता है, लेकिन उत्पत्ति, ओरिजिन अलग अलग होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन जैव विकास का सबसे स्पष्ट प्रमाण देता है? जैव विकास का सबसे स्पष्ट प्रमाण जीवाश्म देता है। कौन देता है? जीवाश्म। जीवाश्म क्या है? जीवाश्म वो होते हैं जो कि धरती के अंदर कोई भी था, जैसे डायनासोर का हड्डी था तो वो धरती के अंदर दब के रह गया और बहुत दिनों के बाद वो हड्डी बाहर निकला तो वो इंसानों को दिखा, तो वही क्या कहलाते हैं? जीवाश्म कहलाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोडो। डोडो एक पक्षी है जो कि विलुप्त प्राणी हो चुकी है, विलुप्त हो चुकी है। इसको आप अब नहीं देख सकते हैं, ये विलुप्त हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जीवन का प्रथम कोशिकीय रूप संभवतः कितने वर्ष पूर्व आया था? तो जीवन का जो प्रथम कोशिकीय रूप था वो लगभग 2000 मिलियन वर्ष पूर्व आया था। तो जीवन का जो कोशिकीय रूप संभवतः कितने वर्ष पूर्व आया था? 2000 मिलियन वर्ष पूर्व आया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे डोवेनियन अवधि किसे कहते हैं? देखिए, डोवेनियन अवधि का तात्पर्य मत्स्य युग से होता है। डोवेनियन अवधि, देखिए डोवेनियन अवधि में सबसे ज़्यादा किसका वर्चस्व था? तो मत्स्य लोगों का था, मछली लोगों का था। तो इस कारण से मत्स्य युग को हम लोग डोवेनियन अवधि कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरीसृप का स्वर्ण काल कौन सा है? तो सरीसृप यानी वो होते हैं रेप्टाइल्स, उनको कहते हैं इंग्लिश में, जो कि रेंग के चलते हों, जमीन से सट के चलते हों, जैसे कि सांप हो गए, मगरमच्छ हो गए, छिपकली हो गई, ये सब सरीसृप के उदाहरण हैं। तो सरीसृप का स्वर्ण काल कब होता है? तो मेसोइक एरा में सरीसृप का ही स्वर्ण काल था। और उभयचर जीवों का वर्चस्व किस अवधि में था? उभयचर जीव वो होते हैं जो कि पानी में भी रह सकते हैं और स्थल पे भी रह सकते हैं। तो जल में भी, स्थल में भी, उसको हम लोग उभयचर जीव कहते हैं। और उसका अब वर्चस्व किस अवधि में था? तो कार्बोनीफेरस एरा में था। कब था? कार्बोनीफेरस एरा। एरा का स्पेलिंग ERA होता है, मिसप्रिंट हो गया है। उभयचर जीवों का वर्चस्व किस अवधि में रहा है? तो कार्बोनीफेरस एरा में रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डायनासोर इस दौरान उपस्थित थे। तो भैया डायनासोर क्या था? रेप्टाइल्स के अंतर्गत आता है ना, सरीसृप के अंतर्गत आता है। तो मेसोइक एरा आंसर चला जाएगा। किस अवधि में? क्योंकि मेसोइक एरा में ही तो किसका स्वर्णकाल था? सरीसृप का स्वर्णकाल था। तो होमो इरेक्टस का मस्तिष्क क्षमता क्या थी? तो होमो इरेक्टस का मस्तिष्क क्षमता 900 सीसी है। कितना है? 900 सीसी किसका मस्तिष्क क्षमता है? तो होमो इरेक्टस का। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाश्म सामान्यतः किसमें पाए जाते हैं? तो किस तरीके के चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं? तलछटी चट्टान में अक्सर जीवाश्म को देखा जाता है। तो जीवाश्म सामान्यतः किस तरीके के चट्टान में पाए जाते हैं? तलछटी चट्टान में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षियों तथा तितलियों का डायना कैसा अंग है? पक्षियों तथा तितलियों का जो डायना है वो एनालोगस ऑर्गन होता है। क्या होता है? एनालोगस ऑर्गन। एनालोगस ऑर्गन मैं बताया था ना, जिसका काम क्या हो, सेम हो, उसको एनालोगस ऑर्गन कहते हैं। होमोलोगस ऑर्गन वो ऐसा अंग जिसका काम अलग अलग हो, नाम सेम है। देखिए होमोलोगस मतलब आप कंफ्यूज होइएगा, काम सेम मतलब होमो नहीं, काम से नहीं देखा जाता है। होमोलोगस ऑर्गन उसको कहते हैं जिसका ओरिजिन सेम हो, उत्पत्ति सेम हो, लेकिन काम अलग अलग हो। लेकिन एनालोगस ऑर्गन उसको कहते हैं जिसका उत्पत्ति अलग अलग हो लेकिन काम सेम हो। तो एक ट्रिक है कि आप जान सकते हैं कि एनालोगस ऑर्गन वैसे ऑर्गन को कहते हैं जिसका काम सेम हो। तो जैसे देखिए पक्षियों तथा तितली का डायना, इस दोनों में डायना का काम क्या है? उड़ना ही है। तो इस कारण से क्या हो जाएगा? एनालोगस ऑर्गन। यही बोल देगा कि हम लोग का हाथ और क्या कहते हैं चीता का पाँव, तो दोनों का क्या है? ओरिजिन एक है, लेकिन हम लोग में उस हाथ का काम है खाना पीना, और चीता में उस हाथ का काम क्या है? हाथ आगे वाला को क्या कहते हैं? उसका काम है दौड़ना। और तो ये सब क्या हुआ? होमोलोगस ऑर्गन हो गया, काम अलग अलग हो गया। डॉल्फिन का जो पंख होता है, मतलब वो जो तैरने वाला चीज़ है, उसका फाइन है, जिसको हम लोग फाइन कहते हैं इंग्लिश में, वो फाइन किस काम के आता है? तैरने के काम आता है। ओरिजिन तो सेम है, इस कारण से वो होमोलोगस ऑर्गन में आते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आपको इसके बेसिक वीडियो को जाके देखना है, वहाँ अच्छे अच्छे डायग्राम के साथ मैं समझाता हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं CUET को लेकर के। किसको? CUET के रिगार्डिंग आपको जो भी डाउट है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। CUET 2022। देखिए CUET का फॉर्म का डेट ख़त्म नहीं हुआ है। सबसे पहली बात, CUET का फॉर्म का डेट ख़त्म नहीं हुआ है। ठीक है, एक सेकेंड। देखिए CUET का फॉर्म के बारे में अब हम लोग बात करते हैं। CUET 2022 का फॉर्म का डेट अभी ख़त्म नहीं हुआ है। ये टिल 22 मई, 22 मई तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अब इसका फॉर्म भरने से आपको क्या फ़ायदा मिलेगा? आपको बैचलर इन फार्मेसी करने का मौका मिलेगा, साथ ही साथ आप D फार्मा भी कर सकते हैं, और CUET के थ्रू आपको बढ़िया बढ़िया यूनिवर्सिटी मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से तो आपको ज़रूर फॉर्म भरना चाहिए। और साथ ही साथ सिलेबस भी कम है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आपका यूपी पॉलिटेक्निक ग्रुप ई का जो एग्ज़ाम है उसमें सिर्फ डिप्लोमा इन फार्मेसी मिलता है, और बहुत कम सीट है, लगभग 200 से भी कम सीट है यूपी पॉलिटेक्निक में। और आपका सिलेबस क्या है? पूरा 11th पूरा 12th का केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, यही ना। लेकिन CUET का बात जान के आप हैरान हो जाएंगे कि यहाँ सिर्फ क्लास 12th के
यहाँ सिर्फ क्लास 12th के फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से आपका क्वेश्चन आएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी से जो आपने 12th के लिए पढ़ा है। चाहे आपने एग्ज़ाम कभी भी पास किया हो, इंटर का एग्ज़ाम, आप फॉर्म भर सकते हैं। इस बार भी इंटर दिए हैं फिर भी भर सकते हैं। अगर आप पहले भी दे चुके हैं, पहले भी पास हो चुके हैं, तो फिर भी आप CUET का एग्ज़ाम दे सकते हैं, जिससे आपको डिप्लोमा इन फार्मेसी के साथ साथ बैचलर में भी एडमिशन मिलने का मौका मिलेगा। और ज़्यादा आसान आपके लिए ये होगा क्योंकि यहाँ सीट बहुत कम है। यहाँ पे यूपी पॉलिटेक्निक में सीट बहुत कम है, यहाँ पे सीट ज़्यादा हैं और काफ़ी बच्चे अभी ये भी नहीं जानते कि CUET फॉर्म भरना है। तो आपके लिए एक मौका है, क्योंकि आपको पहले बता दिया गया है, हम लोग को भी काफ़ी लेट से पता चला इस बारे में। तो आपको भर देना है CUET का फॉर्म, अभी काफ़ी समय है। और आपको CUET के रिगार्डिंग जो भी डाउट होते हैं वो आप क्या कीजिए, आपको सारा डाउट क्लियर होगा। आप टेलीग्राम पर जाके वहाँ चैनल को ज्वाइन कीजिए उदित अकेडमी का। वहाँ पर मैं आपको सभी वीडियोज़ का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। साक्षी मैम, SB फार्मेसी की मैम है साक्षी मैम, वो हर तरीके के वीडियो बना रही है कि कैसे आपको फॉर्म भरना है, कौन कौन से सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी आपको बैचलर इन फार्मेसी में एडमिशन दे रही है। तो हर तरीके का वीडियो का लिंक मैं कहाँ भेजूंगा, टेलीग्राम पे दे दूंगा। तो आपको सबसे पहला काम करना है, टेलीग्राम पे जाइए और उसको ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम ज्वाइन करने के बाद वहाँ पे मैं 2-3 वीडियो का लिंक दूंगा, उस दोनों तीनों वीडियो का आप देख लीजिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर कोई डाउट बचते हैं तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में कीजिएगा, मैं आपको डाउट का रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा। लेकिन तभी अगर उस वीडियो में वो बात नहीं कही जाए। अगर आप वीडियो में भी बोला गया है फिर भी आप पूछ रहे हैं, इसका मतलब है कि आप वीडियो नहीं देखें, फिर आपके डाउट को रिप्लाई करना मुश्किल होगा, क्योंकि हमारे पास काफ़ी कमेंट्स आते हैं, मैं कितने का रिप्लाई कर पाऊंगा। ओके, तो चलिए वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए। टेंशन नहीं लेना है, साल भर का मेहनत अब 1 से 2 महीने में रंग लाएगा। इसलिए लास्ट में और जोर जान जी से मेहनत कीजिए, ताकि इस बार कॉलेज लेना है और फार्मेसी में एडमिशन करना है। और एक बार यदि आप फार्मेसी कर लिए तो आपके करियर में 4 चांद लग जाएगा, ये आपको भी पता है। आपको किसी तरीके का दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।